आप सभी का स्वागत है एक नए लेसन में। देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, कार्टजेना प्रोटोकॉल जिसमें भारत भी एक पक्ष है, किससे संबंधित है? अब देखिए हो क्या रहा कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल से बार-बार प्रश्न आ रहा है। जैसे पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? रॉटरडम कन्वेंशन का संबंध किससे है? नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? पेरिस एग्रीमेंट का संबंध किससे है? मन से जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। और जो भी लेसन आपको बना रहे हैं उसका आपको टेलीग्राम द सिलेक्शन ग्रुप पर उसका पीडीएफ डाल देते हैं। और सिलेक्शन क्यूज पर आपको क्यूज चलता है तो क्यूज के लिए सिलेक्शन ग्रुप क्यूज ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ वगैरह के लिए द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा आपको जितना हम मतलब बोल सकते हैं ना कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, अलग अलग एग्जाम को हमें लाइज किया है, मतलब बोल सकते हैं ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएसजी, एसएससी, इसके अलावा आपका यूपीएससी का भी एग्जाम को होने और रेलवे का एग्जाम को मूल्यांकन किया है। और जो भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है सारा आपको यहाँ पर क्या करने वाला बताने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो तरह से लेसन बताएंगे। पहला बार क्या करेंगे कि आपको याद करवा देंगे कौन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बस इतना याद करवा देंगे। और दूसरा बार आएंगे तो वहां पर याद करवाएंगे जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार क्या है कि बिहार दुर्गा में देखा गया अभी जो एग्जाम हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल पूछ लेता, सजाने के लिए पूछ लेता। और साथ ही क्या है कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर हुआ था, कब इस पर संधि किया गया था, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, कब इस पर भारत ने हस्ताक्षर किया था, इस तरह से भी प्रश्न आ रहा है। तो मतलब कि दोनों तरह से बताएंगे, लेकिन एक ही बार सब बताने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले आसान भाषा में समझिए एक बार, और फिर दोबारा क्या करेंगे, मतलब इसलिए सर बताएंगे दोबारा बताएंगे तो आपको पूरा बता देंगे। क्लियर है? अब आइए सर्वप्रथम समझिए क्या है रामसर कन्वेंशन और क्या है बोले मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। दो चीज, एक रामसर कन्वेंशन, एक मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। ये दोनों का संबंध है वेटलैंड या आर्द्र भूमि। वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहाँ होता है, जो नमी में पानी होता है। एग्जाम्पल के लिए बाबू खेत वगैरह हो गया, धान है खेत वगैरह हो गया, जहां पर पानी लगा हुआ है, नदी किनारा वगैरह, ये सब क्या है, एक तरह के आपको वेटलैंड है। देखिए इंडिया में क्या है कि इनलैंड वेटलैंड है, तालाब हो गया, खेत हो गया, वो क्या होगा कोस्टल एरिया से क्या होगा ज्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया की बात करते हैं, ये जो कोस्टल एरिया में वेटलैंड होगा वो क्या होगा कम होगा, अंदर में क्या होगा खेत तो पूरा ना है, तो वहां पर क्या होगा ज्यादा होगा। पहला क्वेश्चन है कि इनलैंड क्या है ज्यादा है, आंतरिक वाला क्या है ज्यादा है, बाहर वाले से आपको ज्यादा हो गया। अब अगला क्या बोले कि रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का संबंध किससे है, तो आपको आर्द्र भूमि से। ये दोनों में अंतर क्या है कि रामसर कन्वेंशन क्या है, एक लिस्ट होता है आर्द्र भूमि का, और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या होता है, जिस रामसर साइट को ज्यादा इमरजेंसी होता है, जिसको ज्यादा बचाना आवश्यक होता है, उसको इमरजेंसी में डालते हैं और उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बोलते हैं। दोनों का संबंध किससे है, आपको आर्द्र भूमि से। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल जो जगह है वो पड़ता है कनाडा में, जबकि यह जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है यह पड़ता है, यह जगह कहाँ आपको स्विट्जरलैंड में, जबकि रामसर कहाँ ईरान में। बताइए रामसर ईरान में, मॉन्ट्रियस कहाँ स्विट्जरलैंड में, अब मॉन्ट्रियल कहाँ कनाडा में। रामसर और मॉन्ट्रियस का संबंध किससे है, आर्द्र भूमि से के संरक्षण से, जबकि मॉन्ट्रियल का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। क्लियर हो गया? अब आइए, अब देखिए वही है, जब मॉन्ट्रियस पढ़िएगा तो तुरंत आपको मॉन्ट्रियल पढ़ना है, तो इसलिए लिए है ओजोन परत के संरक्षण। देखिए समताप मंडल में क्या है कि ओजोन का लेयर है, उसमें क्या हो रहा है छेद हो जा रहा है। वो क्या करता है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आता है, अल्ट्रा वायलेट रे आता है, उसको क्या करता है कुछ को अवशोषित कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अब जब छेद हो गया तो उसमें क्या होगा आएगा, और जब नीचे धरती पे आ जाएगा तो स्किन उसमें वो पड़ेगा, तो स्किन को त्वचा को खराब कर देगा और कैंसर संबंधित बीमारी पैदा करेगा। तो ओजोन परत क्या करता है, हमको बचाता है सूर्य के हानिकारक जो पराबैंगनी किरण होता है उसमें। लेकिन उसमें क्या हो गया आपको छेद हो गया है, तो उससे से क्या करना है बचाने के लिए सम्मेलन किया गया, मतलब ओजोन परत को सही करने के लिए। एक आपको वियना कन्वेंशन किया गया, एक आपको मॉन्ट्रियल। तो वियना कन्वेंशन से नहीं क्वेश्चन पूछता है, मेन पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझिए वियना कन्वेंशन क्या है, ये पड़ता है वियना पड़ता है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया एक अलग जगह है, ऑस्ट्रेलिया के आपको अलग जगह है। ये क्या बोले वियना कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अब देखिए वियना कन्वेंशन का संबंध क्या है, यहाँ पर शुरुआती में बोला गया है कि कैसे किया जाए कि ओजोन परत बच जाए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस एक सी बैठक हुआ। असली क्या हुआ कि मॉन्ट्रियल में, असली कहाँ हुआ आपको मॉन्ट्रियल में हुआ। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, कनाडा में।
कहाँ पड़ता है? कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। कई बार देगा ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस होता है उसके उससे बचाने के लिए। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है? क्लोरीन होता है, जो ओजोन परत को क्या करता है? लेयर को क्या करता है? तोड़ देता है। ठीक है? तब क्या है कि ओजोन यहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया, देशों को बोला गया कि हमको क्या करना है कि क्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल ना करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या निर्णय लिया गया कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना करके, सॉरी, क्लोरोफ्लोरो सीएफसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या करना है? इस्तेमाल करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन पूछेगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब आगे बढ़िएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, आपको मुख्य शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन क्या हो गया? स्टॉकहोम सम्मेलन, क्या बोले? स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करते हैं। तो पहला तो यही पूछेगा कि स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है। तो देखिए, तो स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है आपको? स्वीडन में। कहाँ पड़ता है? ये जगह पड़ता है कहाँ आपको? स्वीडन में। कहाँ पड़ता है आपको? स्वीडन में। स्वीडन में। अब देखिए, कुछ देर पहले हम बताए थे क्या आपको? स्विट्जरलैंड बताए थे। देखिए स्विट्जरलैंड में क्या आपको याद करना है? एक तो याद करना है कि आपको मॉन्ट्रियस, क्या आपको है? मॉन्ट्रियस है। और एक और आपका आएगा बेसेल। क्या आएगा आपको? बेसेल आएगा। थोड़ा देर में बताएंगे बेसेल के बारे में। मतलब हमारे एग्जाम के लिए याद रखना है कि स्विट्जरलैंड में कौन कौन जगह याद करना है। एक तो कि मॉन्ट्रियस, मॉन्ट्रियोल नहीं, मॉन्ट्रियोल कनाडा में, मॉन्ट्रियस। और याद रखना है क्या? बेसेल। ये दोनों कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और ये बता रहे हैं क्या? स्वीडन। स्वीडन बिल्कुल क्या है आपको? ऊपर में यूरोप में पड़ेगा बिल्कुल। स्वीडन, नॉर्वे कहाँ हो जाएगा? फिनलैंड ऊपर में हो जाएगा। ठीक ना? तो ये कहाँ बता? स्वीडन। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था, तो पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसके लिए बोला जाता है कि पहला जो सम्मेलन किया गया था वैश्विक स्तर पर जो ना, वो कौन किया गया था? यही किया गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसको पूछेगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। कई बार तो बोला जाता है कि सतत विकास पर ये पहला सम्मेलन था। हालांकि कई जगह भी देगा कि सतत विकास पर पहला सम्मेलन जो 1992 में रियो में किया गया था उसको कहा जाता है। हम दोबारा कनेक्ट कर देंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक ना? आइए फिलहाल बोलते हैं क्या कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कब किया गया? तो यह किया गया 1972 में। कब किया गया? 1972 में। 1972 में। ये आपको याद करना है। पहले तो क्या होता है, रामसर कन्वेंशन 1971 में था, और ये क्या आपको 1972 में हुआ। ये आपको डेट याद करना पड़ेगा। आगे चलिएगा। अब क्या है कि इसका जो बैठक किया गया, इसका थीम क्या रखा गया? थीम विषय, तो इसका विषय था ओनली वन अर्थ। क्या था इसका थीम? क्या था? ओनली वन अर्थ। कई बार ये पूछा गया क्या स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1992 में किया गया था उसका थीम क्या था? तो क्या था? ओनली वन अर्थ। ठीक है? और यह मीटिंग किया गया था 5 जून 1972 को किया गया था। तो निर्णय लिया गया कि 5 जून को हम मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाएंगे। ठीक है? लेकिन 5 जून 1972 को निर्णय लिया गया, लेकिन पहला बार पर्यावरण दिवस मनाया कब गया? तो पहला बार पर्यावरण दिवस मनाया गया आपको 1973 में। तो क्या क्या बोले कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। और स्टॉकहोम जगह कहाँ है? स्वीडन में है। इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ था। और यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन पहला बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1973 में मनाया गया था। कई जगह 1974 भी देख, नहीं बनाइएगा, 1973 बनाइएगा। ठीक है? आगे चलिएगा। यहाँ एक और चीज, एक संगठन का स्थापना किया, पर्यावरण के फील्ड में एक संस्था की स्थापना किया गया, और उसका बोला गया यूनेप। क्या बोला गया? यूनेप। अब देखिए जहां भी यूएन शब्द देखिएगा उसका मतलब तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र होता है। अब देखिए यूनेप की बात करते हैं तो यूनेप का पूछेगा कब स्थापना किया गया। पहले इसका फुल फॉर्म पूछेगा कि यूनेप का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका स्थापना कब हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका यूएन का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए यूएन का मतलब क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। ई से क्या हो गया? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हो गया। अब पी से क्या हो गया? प्रोग्राम, प्रोग्राम हो गया।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका हिंदी में हो जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया? वही 5 जून 1972 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक ना? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ रखा गया? नैरोबी। कहाँ रखा गया? नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पड़ता है बाबू आपको? केन्या में। कहाँ पड़ता है आपका नैरोबी? केन्या में पड़ता है। और केन्या कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ये आपको पूरा कन्फर्म आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक और समझिएगा, एक यूनेप बता दिए, एक और संगठन है उसका नाम है यूएनईए। क्या है? यूएनईए है। तो यूएनई में यहाँ तक तो सेम नाम रहेगा, यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ क्या हो जाएगा? असेंबली हो जाएगा। मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। इसका स्थापना कब किया गया? 2012 में। अभी हम कुछ देर के बाद बताएंगे रियो प्लस 20 बताएंगे, रियो प्लस 20 बताएंगे, तो वहां पर इसका इस्तेमाल आएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली तो पर्यावरण के फील्ड में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी जो संगठन है, संस्था है, उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। तो आपको यूनेप समझ में आ गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका 1972 में स्थापना हुआ था, जबकि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की स्थापना 2012 में हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन सर्च करे थे मिल गया था। आइए, क्या है? इसका नाम है आईईईपी। आईईईपी तो आई से हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ई से इन्वायरमेंट, ई से हो गया एजुकेशन, और पी से हो गया प्रोग्राम। मतलब क्या? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। क्या बोले? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। आई स्थापना इसका कब किया गया? तो इसका स्थापना 1975 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? एक तो आपका इस संगठन था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अब प्लस एक और संगठन आ गया, और उसका नाम क्या है? यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। यूनेस्को एक संगठन है ना? तो जिसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस में है। एक है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ अमेरिका में है। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय है। यहाँ पर हम यूनेस्को बता रहे हैं। तो पूछेगा, एक और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वहां पर क्या था कि आपको यूनेप नहीं दिया गया था, वहां पर क्या था? सिर्फ यूनेस्को था। तो ऐसे दोनों द्वारा स्थापना किया गया। तो अब किया गया? 1975 में किया गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना? तो मतलब समझिएगा यहाँ पर आपको क्या क्या आपको समझ में आया। यहाँ बताएं क्या कि यहाँ पर जो 5 जून 1972 को जो सम्मेलन किया गया उसको स्टॉकहोम सम्मेलन बोला गया। स्टॉकहोम सम्मेलन बोला गया। और यहाँ पर एक संगठन यूनेप की स्थापना किया गया, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और पहला 1973 में मनाया गया। और फिर क्या बोले कि एक संगठन यूनेप बना, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। 5 जून 1972 को हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। और एक और क्या बोले कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली ये पर्यावरण के फील्ड में सबसे बड़ा संस्था है, 2012 में बना। और साथ ही क्या बोले कि एक है आईईईपी, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ये यूनेस्को और यूनेप द्वारा स्थापना किया 1975 में किया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और समझिएगा कि जो हम स्टॉकहोम सम्मेलन बताए हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन बताए हैं, ठीक ना? तो देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन बोलिए या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलिए, बात क्या एक ही है। अब देखिए क्या है कि चूंकि यह 1972 में बना था, तो इसका 50 साल क्या हुआ? पूरा हुआ। तो 50 साल पूरा पूरा हुआ, तो इसको क्या बोला गया? स्टॉकहोम प्लस 50। क्या बोला गया? स्टॉकहोम प्लस क्या बोला गया? 50 बोला गया। तो स्टॉकहोम प्लस 50 मतलब 50 साल की बात करते हैं। तो ये कब हुआ? 2022 में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब देखिए स्टॉकहोम में ही एक और वो तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोल देगा या सम्मेलन बोल देगा, लेकिन यही इस्तेमाल करेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये भी मतलब वही जगह की बात करते हैं। ये क्या है? आपको स्वीडन में ही है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलेगा। तो ये क्या है कि 2001 में यह स्थापना किया गया था। और ये क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, वैसा पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहता है और इन्वायरमेंट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कहा जाता है, पीओपी कहा जाता है, ठीक है ना? तो मतलब कि स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध किससे है? पीओपी हो गया। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? डेट नहीं याद कीजिए तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आइए, तो ये जो हम स्टॉकहोम बता रहे थे कहाँ? स्वीडन में। अब आइए स्विट्जरलैंड में। कहाँ आते हैं? स्विट्जरलैंड में आते हैं। स्वीडन ऊपर है, स्वीडन कहाँ आपको? ऊपर है, और स्वीडन कहाँ आपको है? नीचे है, ठीक ना? स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। आइए, स्विस बैंक का नाम सुने हैं, यही पर स्विट्जरलैंड में ही है। तो यहाँ पर एक तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बता चुके हैं 1990 वाला, रामसर कन्वेंशन से संबंधित जो वेटलैंड था।
और अगला क्या बताएं, बासेल कन्वेंशन, और ये क्या है, बासेल नॉर्म्स है। बासेल कन्वेंशन और क्या हो गया, बासेल नॉर्म्स हो गया। तो समझना क्या है कि जो बासेल कन्वेंशन का संबंध है, एक क्या है, खतरनाक अपशिष्ट है। क्या बोले आपको, खतरनाक अपशिष्ट जो होता है, अपशिष्ट नहीं होता, कूड़ा कचरा वगैरह होता है, तो उससे संबंधित है। जबकि बेसल नॉर्म पूछेगा तो ये क्या आपको, बैकिंग से, क्या आपको है, बैकिंग से संबंधित है। मतलब क्या बोले कि बासेल कन्वेंशन का संबंध किससे है, खतरनाक अपशिष्ट से, जबकि बासेल नॉर्म का संबंध है बैक से। यूपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा 2016 के आसपास पूछा गया था, बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2, बेसल नॉर्म 3 करके रहता है, तो वहां बेसल नॉर्म 3 पूछा गया था। तो बेसल नॉर्म 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, सबका संबंध क्या है आपको, बैकिंग से है। बैकिंग से क्या है आपको, बैकिंग से, बैकिंग क्षेत्र से। ठीक, आगे चलिएगा। अब आइए, 1972 में हमने क्या बोला कि किया गया आपको स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया। अब 1992 में, 72 20 क्या हो गया, 92, तो 1992 कब आइए, 1992। अब आइए कब, 1992, 1992। तो 1992 में क्या हुआ कि ब्राजील में, कहा आपको बोले, ब्राजील में, ब्राजील के शहर क्या आपको है, रियो डी जेनरो, इसीलिए इसको बोलते हैं रियो सम्मेलन। यहाँ पर पृथ्वी को बचाने का निर्णय लिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसी को बोलते हैं अर्थ समिट। तो पूछता है कई बार कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट का आयोजन कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और यहाँ पर क्या है, ये सब चीज मतलब यहाँ से निकल के आया। एक तो क्या आया, एजेंडा 21 निकल के आया। 21वीं सदी में हमारा विकास का रूपरेखा कैसा होगा, तो उसको एजेंडा 21 कहा गया। फिर क्या बोला गया, एक संगठन बना, बोला गया कि हाँ एक संगठन बनाया जाएगा, एक यूएनएफसीसी, एक यूएनसीबीडी, एक यूएनसीसीडी। ठीक ना। तो अभी क्या होता है थोड़ा देर में बता देंगे, फिलहाल बस जान लीजिए कि एक होता है, चाहे बोल ही देते हैं, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक हो गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। एक क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मतलब समझिए क्या कि ये है, क्या है, रेगिस्तान जो बढ़ रहा है, रेगिस्तान को बचाने से संबंधित है। और ये क्या आपको, जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी होता है, उस जैव विविधता को बचाने से संबंधित है। और ये क्या हो गया, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित है। ठीक है ना, इसको हम बाद में फुल फॉर्म लिख देंगे, आगे बताएंगे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया रियो में 1992 में। अब रियो प्लस 10 मतलब क्या है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद। अब देखिए रियो प्लस 10 जो हुआ था, इस 10 साल बाद मतलब 1992 में था, तो ये क्या हो गया आपको 2002 में, 2002 में हो गया। ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहा हुआ था आपको, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। ये कहाँ पड़ता है आपको, साउथ अफ्रीका में। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, या आपने एबी डिविलियर्स का नाम सुना होगा, क्रिकेट खेलते होंगे तो कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के थे। ठीक ना। अब देखिए यहीं पर क्या हुआ, अच्छा इसी को बोलते हैं रियो प्लस 10 बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन। क्या बोले, सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन। सतत विकास क्या होता है, आगे समझ में आएंगे, समझाएंगे, फिलहाल समझिए। सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन। तो बोलिए क्या है सर, पहला सम्मेलन कब हुआ। तो पहला सम्मेलन का अलग अलग जगह क्वेश्चन पूछा गया, आंसर अलग अलग देता है। कई बार क्या है, क्वेश्चन पूछा गया सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब हुआ, तो 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था, उसी को सतत विकास पर पहला सम्मेलन किया गया। और कई बार वो ऑप्शन में नहीं रहता है, 1992 में जो अर्थ समिट किया गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया, उसको बोला गया सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन, बोला सॉरी, सतत विकास पर पहला सम्मेलन बोला गया। या तो स्टॉकहोम कन्वेंशन रहेगा तो बना लीजिएगा, वो नहीं रहेगा तो जो 1992 में किया गया है अर्थ समिट, उसको सतत विकास पर पहला सम्मेलन कर दिया गया। और रियो प्लस 10 को बोल दिया गया सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन। बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ, जोहान्सबर्ग में, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। अब आइए, तो रियो हो गया 1992 में, रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग में हो गया। अब ये रियो प्लस 20, तो ये वापस कहाँ हुआ, आपको बोल सकते हैं कि रियो डी जेनेरो में हुआ। मतलब ये क्या हुआ, ब्राजील के ही शहर रियो डी जेनेरो में वापस हो गया। मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 वाला, अब 20 साल बाद वाला, दोनों कहाँ हुआ आपको, रियो शहर में हुआ। पूरा नाम है रियो डी जेनेरो। क्या नाम है, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो है, जेनेरो है। तो ये कब हुआ आपको, इसको बोलते हैं रियो प्लस 20, मतलब कब, 2012 में। ये कब हुआ आपको, 2012 में, 2012 में हो गया। और याद कीजिए, बताए थे कि 1972 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुआ था।
और यहाँ 2012 में क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की स्थापना हुआ। तो वही लिखल है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की यहाँ पर स्थापना किया गया। और एक और चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शब्द की उत्पत्ति हुआ। देखिए, एक है सतत विकास, तो सतत विकास शब्द की उत्पत्ति पूछेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां तक बोलेगा, तो इसका उत्पत्ति हुआ है आपको ब्रूटलैंड कमीशन से। आगे बताएंगे ब्रूटलैंड कमीशन से। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलेगा, सतत विकास उसमें लक्ष्य शब्द जोड़ देगा, तो उसका उत्पत्ति कहां से हुआ आपको बोला जाता है कि यही रियो प्लस 20 में हुआ है, ठीक ना। लेकिन जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता, आप खाली पूछता है कि सतत विकास शब्द जो है किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो ब्रूटलैंड कमीशन द्वारा 1987 में परिभाषित किया गया है। आगे बताएंगे, ठीक ना। आइए, की समझ में आ गया। अब आइए, तो अभी क्या समझ में आया, रियो 1992 में हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब क्या हुआ कि 1997 में क्या हुआ, जापान के शहर क्योटो में, कहां पर बोले, जापान में, जापान के शहर क्योटो में। सुनिए क्या क्या याद करना है, कब हुआ है, कौन सा देश में उस शहर है, ये सब क्वेश्चन किससे संबंधित है। तो क्योटो कहां पड़ता है, जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में। कब हुआ, 1997 में हुआ। इसका संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से। ग्रीन हाउस गैस वैसे गैस होता है जो पृथ्वी सूर्य के रोशनी को क्या करता है, घिसता है, और पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हरित गृह गैस बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन से। आई नहीं रहेगा तो कई बार दे रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से, तो भी बना सकते हैं। ये भी नहीं रहेगा तो फिर जलवायु परिवर्तन। हालांकि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्या है, पेरिस एग्रीमेंट है, जो कि 2015 में हुआ है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से। वो नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से। वो भी नहीं रहेगा तो फिर बना लीजिएगा आपको क्लाइमेट चेंज से। लेकिन अगर दोनों रहेगा, क्लाइमेट चेंज भी रहेगा और ग्रीन हाउस गैस रहेगा, तो क्या बनाना है, ग्रीन हाउस गैस बनाना है। क्लियर हो गया। अब आइए, अब आते हैं क्या, रॉटरडम कन्वेंशन की बात करते हैं। तो र से क्या हो गया, रॉटरडम, और र से रसायन। अब याद कीजिए, कुछ देर पहले बताए थे बासेल कन्वेंशन, तो वहां खतरनाक अपशिष्ट बताए थे। और यहाँ पर क्या है, रॉटरडम कन्वेंशन, तो ये क्या है, खतरनाक रसायन से। किससे संबंधित है, खतरनाक रसायन। र से क्या हो गया, रॉटरडम, र से क्या हो गया आपको, रसायन। ये रॉटरडम जगह कहाँ पड़ता है आपको, नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है आपको, नीदरलैंड में पड़ता है। तो रॉटरडम खतरनाक रसायन, रॉटरडम रसायन। आगे चलिएगा। अब आइए कार्टजेना प्रोटोकॉल, यही क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो कार्टजेना प्रोटोकॉल, कार्टजेना कहाँ पड़ता है, कोलंबिया में। कहाँ पड़ता है आपको, कोलंबिया में पड़ता है, ठीक ना। तो कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बायोसेफ्टी या जैव सुरक्षा से। बायोसेफ्टी या क्या, जैव सुरक्षा से। इसी को बोलते हैं एलएमओ से संबंधित है। मतलब क्या हो गया, लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई जीवित जीव में क्या करते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते हैं, है ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसका जब हैंडलिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो, मतलब सुरक्षित तरीके से हो एक देश से दूसरे देश में। तो उसी को बोलते हैं बायोसेफ्टी। इसी को हिंदी में बोलते हैं जैव सुरक्षा। क्या बोलते हैं आपको, जैव सुरक्षा से, जैव सुरक्षा से, ठीक ना। तो कार्डिना प्रोटोकॉल बोलिए, जैव सुरक्षा। क्या बोले, जैव सुरक्षा, या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कार्डिना पढ़िएगा तो तुरंत पढ़ना क्या, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया कहाँ पड़ता है, ये भी सर पड़ता है आपको जापान में। क्या पड़ता है, नगोया पड़ता है आपको जापान में। अब देखिए नगोया प्रोटोकॉल का संबंध क्या है, तो कोई भी क्या है कि जेनेटिक रिसोर्स बनाते हैं, तो उसका पूरे विश्व में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब उससे सबको फायदा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या है, समझने के लिए लेते हैं कि कोरोना वायरस है, वायरस से लड़ने के लिए क्या है, कोई जेनेटिक मटेरियल से कोई चीज बनाया गया है, तो ऐसा नहीं गरीब देश को नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो जेनेटिक रिसोर्स होता है, क्या बोले आपको, जेनेटिक रिसोर्स होता है, जेनेटिक रिसोर्स होता है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब समरूप रूप से क्या होना चाहिए, आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपको, नगोया। नगोया माना नहीं करेगा, ना ना नहीं बोलेगा, क्या करेगा, सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो नगोया प्रोटोकॉल हो गया, आपको समझ में आ गया। तो कार्डिना बायोसेफ्टी और नगोया प्रोटोकॉल क्या हो गया, जेनेटिक रिसोर्स के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। क्लियर है। अब आइए मिनी माता कन्वेंशन। ये मिनी माता भी जगह कहाँ पड़ता है आपको, जापान में। मिनी माता भी जगह कहाँ पड़ता है आपको, जापान में ही पड़ता है। और मिनी माता
की बात करते हैं तो यह क्या है, देखिए मिनी मता रोग किससे होता है, पारा से। क्या होता है, पारा। हालांकि देखिए पारा कुछ मामले में हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। पारा फायदेमंद कैसे होता है, तो पारा क्या होता है कि आपको थर्मामीटर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, चमकता है। पारा क्या है कि धातु है लेकिन लिक्विड स्टेट में रहता है। तो लेकिन कुछ पारा क्या है, आपको कुछ पारा मतलब खराब भी होता है, उससे मिनी मता रोग होता है। तो मिनी मता जगह में क्या हुआ है, एक कन्वेंशन किया गया है कि पारा के जो हानिकारक पहलू से कैसे बचा जा सकता है। तो मिनी मता कन्वेंशन क्या हो गया, पारा से है। आगे चलिएगा। अब ये पेरिस समझौता समझिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल था, जापान में हुआ था, ठीक है ना। तो वहां पर ग्रीन हाउस गैस के बारे में, इसी को हरित गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित गृह गैस बोलते हैं। इसको रोकने से, क्योंकि यह क्या कर रहा है, सूर्य की रोशनी को खींच रहा है और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, ठीक ना। और उस सब के सम्मिलित प्रभाव क्या हो रहा है कि जलवायु में हो रहा है परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए क्या है कि फ्रांस के शहर पेरिस में, क्या बोले आपको, फ्रांस के शहर पेरिस में, क्या बोले आपको, फ्रांस के शहर पेरिस में एक समझौता किया गया। उसको क्या बोलते हैं, आपको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक ना। पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये क्या बोले कि ये समझ क्या है, जलवायु परिवर्तन। यहाँ पर ये हुआ था, एक होता कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी मत होता, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 21वां मीटिंग हो रहा था। क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस एग्रीमेंट जो कि जलवायु परिवर्तन संबंध है, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के केमा मीटिंग में निर्णय लिया गया था। तो बोलिए सीओपी 21। अगला क्या बोले, अच्छा एजेंडा 21 याद कीजिए, वो क्या था आपको, एजेंडा 21 था आपको 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में आया था कि 21वीं सदी में हमारा विकास का रूपरेखा कैसा होगा, वो एजेंडा 21 था। आगे चलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या क्या निर्णय लिया गया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या है कि सूर्य का जो सॉरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना। कितना कम करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से क्या करना है, कम करना। अगर इतना नहीं होता है तो कम से कम कितना है कि जो इंडस्ट्रियल था उसके पहले की तो बोल सकते हैं 1.5 करना है। मतलब औद्योगिक जो क्रांति हुआ तो उसके पूर्व के स्तर में लेकर करना है 2 डिग्री सेल्सियस। इतना नहीं होता है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, आपको कम करना है। अगला एक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन जो कि 2015 में आपको आया था, तो उसमें क्या है कि भारत ने क्या लक्ष्य रखा है। तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक अपना 40% जो है ना, गैर जीवाश्म ईंधन से एनर्जी पैदा करेंगे। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, जीव के अवशेष से बना है। तो हम चाहते हैं कि गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करें, जैसे सोलर प्लेट हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, इसे हम प्राप्त करें। तो मतलब क्या कि भारत का लक्ष्य कितना है कि 2030 तक हम कितना एनर्जी प्राप्त करें गैर जीवाश्म ईंधन से, नॉन फॉजिल फ्यूल से, तो 40% प्राप्त करेंगे। और एक और आप याद कर लीजिए जैसे कि भारत का लक्ष्य क्या है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का। क्या है? कार्बन न्यूट्रल होने, जितना कार्बन निकालेंगे उतना ही कार्बन अवशोषित कर लेंगे। तो ये 2070 तक क्या है, कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, एक संगठन का स्थापना किया गया। उस संगठन का नाम क्या है आपको, आईएसए। क्या, आईएसए। और आईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे न खाई से पाई धोखा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या हो गया आपको, सोलर अलायंस हो गया। इसी को बोलते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया है, तो इसका रखा गया गुरुग्राम में। पहले इसको गुड़गांव का था, अब क्या है, गुरुग्राम। ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और यह बोल सकते हैं कि वैश्विक स्तर का एक तो ग्लोबल टाइगर फोरम है, एक क्या, ग्लोबल टाइगर फोरम, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये क्या बोले आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ आपको, आपको हरियाणा में है। ठीक है। चलिए, अब पूछेगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया गया था किसके प्रयास से बनाया गया था, तो भारत और फ्रांस के प्रयास से। फिर पूछेगा कि इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया गया था तो किसका विचार था, तो ये किसका विचार था, नरेंद्र मोदी का क्या था, आपको विचार था। जैसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आपका क्या नाम था, पूरा क्या, पूरा पूरा कंसेप्ट किसका था, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, ये किसका कंसेप्ट था, तो ये क्या था आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का। मूविंग कोड किसका कंसेप्ट था, तो उन्हीं का था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल सोलर अलायंस किनका कंसेप्ट था, नरेंद्र मोदी जी का था। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन पूछेगा, एक और क्वेश्चन कि क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ,
एक पहल है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, मतलब हमको क्या करना, क्लाइमेट न्यूट्रल होना है। तो ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है यूएनएफसीसी। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वहां ऑप्शन में था यूएनएफसीसी सचिवालय, मतलब कि यूनाइट क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सचिवालय द्वारा शुरू किया गया। एक और क्वेश्चन पूछेगा, एचई टारगेट क्या पूछा जाएगा? एचई टारगेट, एचई टारगेट, एचई टारगेट क्या है आपको? बायोडायवर्सिटी, क्या बोले आपको? बायोडायवर्सिटी, याद कीजिए, कुछ याद आ रहा होगा था, बताए थे कि 1992 में जो अर्थ समिट किया गया था, वहां एक संगठन बनाया, यूएनसीबीडी बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या होता है? कोई एरिया में जब अलग अलग प्रकार का जीव जंतु रहता है, विविधता रहता है, तो उसी को बोलते हैं जैव विविधता। और यह जैव विविधता पृथ्वी को बोल सकते हैं अच्छा रहने के लिए क्या आपको जरूरी है, तो उसको बचाना जरूरी है। तो हमने टारगेट किया था कि हमको, मतलब कि बोल सकते हैं कि 2021 से 20 में हमको इतना टारगेट प्राप्त कर लेना है, इतना जू को बचा लेना है, लेकिन सब पूरा थोड़ी ना होता है, पहले टारगेट रख लिया जाता है। तो एक ही टारगेट समझ क्या है आपको, बोलिए? बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता को बचाने से। और एक ही जगह भी कहाँ पड़ता है आपको? जापान में। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि मैक्सिमम सर कहाँ पर है आपको? जापान में। हम एक जगह लिखवा दें कौन कौन जापान में है, ठीक है ना? आगे चलिएगा। ये कल के लेसन ये बता चुके थे, ये आपको बताया था पिछले लेसन में भी। याकोहामा सम्मेलन और सेंडाई फ्रेमवर्क दोनों का संबंध किससे है? तो ये क्या है आपको? प्राकृतिक आपदा, क्या बोले आपको? नेचुरल डाइजेस्टर या प्राकृतिक आपदा, क्या बोले? प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी आ गया, तो वो क्या करना चाहिए? वो क्या है? याकोहामा सम्मेलन और सेंडाई फ्रेमवर्क। तो याकोहामा सम्मेलन 1994 में किया गया था, दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और सेंडाई फ्रेमवर्क